तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हमारे अतीत का। ये अतीत का तीसरा पार्ट है, यानी हर क्लास में एक पार्ट जो है आगे बढ़ता रहता है। छठी क्लास में पार्ट 1 हमने पढ़ा, सातवीं में पार्ट 2 और अब बचा हमारे पास आठवीं क्लास का पहला चैप्टर है जो कि है हमारे अतीत पार्ट 3। तो देखो पहले चैप्टर का नाम ही कैसा है, प्रारंभिक कथन, कैसे कब और कहाँ। तो देखो इतिहास इन तीन चीज़ों के आसपास ही घूमता रहता है, कैसे कब और कहाँ। लेकिन जो इसका पूरे चैप्टर हम लोग किताब की बात करें तो जो मेन है ना वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊँगा पूरा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये उम्मीद करके बैठे कि चैप्टर नंबर 1 से कोई क्वेश्चन आने वाला है तो वो आप लोगों की मतलब बेकार की उम्मीद होगी, ठीक। इस चैप्टर को आप लोग सिर्फ समझना है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के बाद आप आने वाले जितने चैप्टर है ना उन सारे के सारे चैप्टर को बहुत बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। मतलब मिनट से पहले आप लोग कहोगे कि यार सर ने पहला चैप्टर समझाया था, सारे चैप्टर ऐसे समझ में आ रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं अब। तो देखो हम लोग के पढ़ने का तरीका बता दूँ मैं क्या होने वाला है। पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल होने वाला है। देखो यहाँ से ध्यान देना जरा सा है। देखो जैसे ये आप लोग देख पा रहे हो ना। अरे एक सेकंड रुक जाना जरा। एक सेकंड बस। देखो ये हमने करा चैप्टर शुरुआत, यार ये लैम्प पहले बन लगती है, ठीक। तो यहाँ से पता है हम लोग क्या करना है, देखो गिनती करनी है पूरी लाइनों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक। हमें क्या पूरी 10 लाइनें पढ़नी है। और 10 लाइनें पढ़ने के बाद जो भी हमें समझ में आए ना उसे अंडरलाइन कर देना कि हाँ ये हमें समझ में आया या नहीं आया, सिंपल था। देखो करके देखता हूँ, अभी आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, सीधा कह रहा हूँ मैं करके देखता हूँ, उसके बाद आप लोग बताना कुछ समझ में आया या नहीं आया। देखो शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण, आगे लगाया क्वेश्चन मार्क कि तारीखें महत्वपूर्ण क्यों है, क्वेश्चन मार्क। पहला चैप्टर में आपको कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। ये वीडियो देख लो मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया, बात खत्म। दूसरे चैप्टर से आप लोगों को ढंग से पढ़ाऊंगा सारे एक एक पॉइंट। पहले चैप्टर में ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि इससे पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला, आएगा भी तो एक आध नंबर का, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, ठीक। और वो भी आप लोगों को बता दूँ क्या क्या आ सकता है। देखो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक। शुरू करते हैं पढ़ना। पहले 10 लाइनें पढ़ेंगे। पहले 10 लाइन कौन सी, देखो ये वाली, यहाँ से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनों में जो भी आप लोगों ने समझा ना उसे हम लोग बताना है। देखो पहले ध्यान से सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा है एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते रटते चले जाओ। क्या इतिहास में यही धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाली बदलाव के बारे में ही बता होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थीं और उसमें क्या बदलाव आए, जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, ठीक। 10 लाइनें पढ़ ली मैंने। अब देखो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे पूरे में। सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना कि समझना क्या है, सिर्फ इन 10 लाइनों में। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। देखो क्या समझ में आया। यहाँ पे कह रहा है कि इतने सिंपल से हमें 2 3 बात समझ में आई हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास को जो है तारीखों के हिसाब से माना जाता है। मतलब पहले लोग जो थे, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन से राजा की ताजपोशी कब हुई, इस चीज़ों में कौन सी तारीख को हुई, यही सब क्या था, पहले का इतिहास था, ठीक है। तो नीचे कहता है कि क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये वाला, क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? आगे कहता है कि इतिहास अलग अलग समय पर होने वाली चीज़ों को दर्शाता है। यानी अलग अलग समय पर क्या हुआ है वही जो इतिहास है। इतिहास मतलब जो हो चुका है उसके बारे में पढ़ना। तो ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। तो आप ऐसे 10 लाइनों को यहाँ मार्क कर दो और पेंसिल से लिख दो कि भाई नॉट एन एस, मतलब यहाँ लिख दो नहीं समझा। सर आप तो कह रहे समझ में आ गई, फिर आप यूँ क्यों लिखवा रहे हो? देखो इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारे पेपर के इंपॉर्टेंट है कुछ भी हो। तो हमने सीधे यहाँ पे साइड में 10 लाइनों पॉइंट करके पेंसिल से लिख देना यहाँ पे नहीं समझे, मतलब इन 10 लाइनों में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारे पेपर पे इंपॉर्टेंट हो, ठीक। अब सिंपल से क्या करना है, सर इन 10 लाइनों में नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे आगे की 10 लाइनों में, ठीक। यहाँ पे आ जाओ।
पढ़ना शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा नहीं सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। यहाँ से लिखा है, जैसे ही आप तीर बना उसके आए हैं, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में किस बात बाद में करने लगते हैं। ठीक, पहले और बाद की हम लोग बात करने लगते हैं। 3 लाइनें हो चुकी हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों को हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों के स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति ने सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात का हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते समय आपका ज़हन इस सवाल से उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। ठीक, वो तो ये हो गया मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 लाइनें। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है पहले तो वो वाली बात उन्होंने करी ऊपर कि जो तारीखों वगैरह का जिक्र खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। देखो अभी जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, क्या वो शुरू से ऐसी ही थी? तो ऐसा तो नहीं था। जैसे कि अभी हमें कहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत घनी बस्ती है, बहुत घनी बस्ती जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। तो क्या यहाँ बस्ती शुरू से ही थी? बिल्कुल नहीं। पहले यहाँ जंगल हुआ होगा, फिर उसके पेड़ काटे जब ये बस्ती बनी है। तो यहाँ पहले क्या था ना, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जब एक किनारे से आदमी बैठा चाय पी रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि यार चाय पीना कब से शुरू हुई? ये इतिहास में आ गया अभी है। ठीक है, आपने रेलगाड़ी चलते हुए देखी, यार रेलगाड़ी कब से चलना शुरू हुई? ये भी इतिहास में आ गया। आपने कहीं बाइक या स्कूटी देखी, हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा, तो क्वेश्चन आ गया दिमाग में, यार ये गाड़ी कब से चलना शुरू हुई है? बाइक, स्कूटी या फिर हवाई जहाज। तो ये भी सब क्या है, ये सब इतिहास का ही खेला है। ठीक, इन सब चीज़ों को ही हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं। आगे आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था रेलवे का निर्माण कब हुआ था, इस वाली लाइन तक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ठीक है, अब आगे यस, सेंटर में आ जाओ भाई, बदमाशी नहीं कर, मैं किताब पढ़ के बैठता हूँ फिर ये ना मानेगा भाई। चल यहीं पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्या आगे देखो क्या कह रहा है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने में ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया कई तारीखों तय करती हैं। वक्त करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। ठीक, तो ये सोचने वाली बात है कि जो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो एकदम से नहीं शुरू होती, हमें टाइम लगता है। जैसे चाय पीना जो है वो एक दिन में शुरू नहीं हुआ था, धीरे धीरे किसी को स्वाद लगा, आगे बढ़ा, नहीं लगा, फिर उस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। इसका स्वाद धीरे धीरे उनके जान पर चढ़ गया था। इस तरह की प्रक्रियाओं में लोगों को स्पष्ट नहीं होती है। इस तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना में भी कोई एक तिथि नहीं बता सकती। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया और ऊपर के 3 लाइनें पढ़ी। तो ये कह रहा है कि देखो चाय पीना तो एक दिन में शुरू होता नहीं है, इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ऐसे अगर आप लोग पढ़ो इतिहास में कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो आप ये बोलोगे देश 15 तारीख को आज़ाद हुआ। लेकिन आप ये बोलोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुए थे, तो भाई वो कोई ऐसा नहीं था कोई एक दिन शुरू हो गया और बस वहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन सारे शुरू हो गए। नहीं, धीरे धीरे बहुत सारी छोटी बड़ी घटनाएं हुई जहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है। कोई एक दिन नहीं था कि इस दिन राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया और इस दिन हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई वो दिन हमें पता है,
लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ ये दिन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एक लंबे प्रोसेस होते हैं। आगे पढ़ता हूँ मैं, आप लोग खाली आप लोग को सुनना है बस। आगे, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो फिर शुरू करते हैं आगे। देखो, हमें आगे के 10 लाइनें पढ़नी है। यहाँ पे कह रहा है, तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध जैसी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। कह रहा है, एक समय ऐसा था जब इतिहास में सिर्फ यही था कि जो बड़ी लड़ाई हुई बस वही इतिहास है, बाकी कुछ भी इतिहास नहीं है। समझ में आ गया? ये इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। किस चीज़ के बारे में? राजा कैसा है, महाराज कैसे हैं, उनकी नीतियाँ कैसी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या मन में आ रहा है, ये सब क्या है, यही सब इतिहास है। जो आगे जाके इनके भविष्य में जो नाती पोते होंगे वो पढ़ेंगे कि हमारे दादा परदादा कैसे थे। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल इसका विवाह हुआ है, किस साल उसे घर में बच्चा पैदा हुआ है, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी है, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। मतलब इतिहासकार का यही सिस्टम था पहले कि कोई राजा है, वो कब राजा बना है, कब उसकी शादी हुई, कब उसके दिन बच्चा पैदा हुआ उसके घर में, उसने कौन कौन सी अपनी पूरी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो कब मरा है, कि युद्ध में मरा है या नॉर्मल मौत मरा है, कौन सा उसके बाद जो है शासन पर बैठा है, उसका बेटा बैठा है या जो राजा उसे हराया था वो बैठा है। यही सारी क्या है, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएँ होती थी। तो आगे से पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। इस तरह की घटनाओं यहाँ से सॉरी ऊपर से है। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। ठीक, तो इस तरह की घटनाओं के लिए एक तिथि होती है कि यार ये डेट होगी, इस समय ये सारे काम हुए हैं, और इस तरह के इतिहास की तिथियों का महत्व बना रहता है। इस तरह से का डेट का महत्व बना रहता है कि भाई जैसे अकबर कब बना था राजा, 1526। तो ये चीज़ें जो है ना वो एक डेट वाइज होती हैं। और इसमें इतिहास भी होता है कि भाई साहब मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किसने की थी, कब की थी, वो चीज़ें होती हैं। आपको एक से सोचे कि हर चीज़ की डेट होगी तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे पहले से ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इस यहाँ से पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से। क्या है? इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। आगे, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताब में आपने देखा है, छठी जाति की बात कर रहे हैं जो तुमने देखी नहीं आज तक। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वह क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपने और संस्कृति समाज किस तरह बदले, इस बारे में भी इतिहासकार अब सोचने लगे हैं। बाकी सोच पाएंगे नहीं, चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कौन सी तारीख, भाई ने बताओ कौन सी तारीख के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। कुछ तारीखों के महत्वपूर्ण मापने का पैमाना क्या होता है? मतलब कोई चीज़ हम मापते हैं तो उसका पैमाना होता है क्या? उसका पैमाना ये होता है कि वो किससे रिलेटेड है। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब 15 अगस्त, तो 15 अगस्त क्या है, नॉर्मल तारीख ही तो है, लेकिन वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड है, तो वो इम्पोर्टेंट तारीख हो गई है, वरना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। मैं बोलूँ 26 जनवरी, तो 26 जनवरी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग उस दिन 15 अगस्त मनाना, मतलब आज़ादी का दिवस मनाना शुरू कर चुके थे बहुत पहले, इसलिए हमने उसे रिपब्लिक डे के रूप में अपनाया है। तो 26 जनवरी तारीख इम्पोर्टेंट नहीं है, जो दिन हम लोग उस दिन मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे, वो इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से उस तारीख का महत्व भी बढ़ जाता है। ठीक, तो आगे कौन सी तारीखें हैं, तारीखें ही क्यों, चलो आगे देखते हैं।
कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मापने का पैमाना क्या होता है कि उस दिन क्या हुआ है। ठीक, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। ठीक, सुन लिया? तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, उस दिन क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। समझ में आ गया? अगर अध्ययन का पूरा विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने से ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण थी कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। अंग्रेज़ों के हिसाब से उसने कहाँ कहाँ पे अपनी मिलें लगाई, ब्रिटिश कंपनी में कौन कौन से शासक बने, कौन कौन गवर्नर बना, कौन कौन उसका वो बना, लॉर्ड सराय। ठीक है, तो ये लॉर्ड कौन कौन कितने थे ब्रिटिश में। तो ये सारी तारीखों क्या है, ब्रिटिशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके मुद्दों अगर, क्योंकि वो क्या है, उस टाइम का ध्यान था, ब्रिटिशों का ध्यान था कि मुद्दे उनके ये हैं कि भाई साहब कौन कौन आदमी हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल बन रहा है, तो वो उनके ध्यान के हिसाब से इंपॉर्टेंट तारीख है। लेकिन इंडियंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट तारीख क्या है? आज़ादी कब मिली। तेल लगाए सारे ब्रिटिश ब्रिटिश, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं। आंदोलन कब शुरू हुए, तो हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है। हमारा यह है कि आंदोलन कब शुरू हुए, आज़ादी कब मिली। तो हमारे जो देखने का नज़रिया है ना, वो बदल जाता है। हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि भाई कौन बना है कौन नहीं बना, हमें इस बात से मतलब है कि आज़ादी कब मिली। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फिर देखते हैं आप लोग को समझा पाते हैं। ठीक, ये देखो, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, मतलब जो ब्रिटिश के लोग हैं ना, उन्होंने भी लिखी है हिस्ट्री। उनके हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। उनके नज़र में तो भाई साहब जितने गवर्नर जनरल हुए ना, सबका शासनकाल महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी नज़र में नहीं है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेस हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक खत्म होते हैं। मतलब बहुत सारे गवर्नर जनरल बने थे, जिसमें पहला था वॉरेन हेस्टिंग, ये नाम आ रहा है देखो, दिख रहा है। अब इस नाम को आप लोग याद कर सकते हो। पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, और आखिर कौन सा था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोनों आप नाम याद रखते हो, ये शायद आप लोग के काम में आए पहले चैप्टर से, बाकी मुझे नहीं लग रहा इसके अलावा कुछ भी काम में आने वाला है। तो पहला नाम है वॉरेन हेस्टिंग, और दूसरा क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है ये? गवर्नर जनरल थे। कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग था पहला, और लॉर्ड माउंटबेटन था आखिरी, बिल्कुल लास्ट वाला, बस कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, पहला और आखिरी। और आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल, अब ये देखो सबके नाम दे रखे हैं लाइन से, ये हमें किसी काम के नहीं है नाम, लेकिन फिर ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, हेस्टिंग, वेलेजली, बेटिंग, डलहौजी, ठीक है, कैनिन, लॉरेंस, लिटिन, रिपिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। ठीक है, अभी बहुत सारे नाम आ गए ना। अब ये सारे नाम का हमें करना क्या है, देखो आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को हमें करना क्या है। इन सारे नामों का कद्दू करना, कुछ नहीं करना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। उस टाइम का जो इतिहास जो ये अंग्रेज रखते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्वपूर्ण इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीति उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। मतलब कौन से उसने क्या करा, यही तो वही जो है किताबें छप जाती थी, वही इतिहास हो गया अंग्रेज़ों के हिसाब से। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है जिसका महत्वपूर्ण हो। वही बड़े ओहदे के लोग, इन लोगों के जीवन चक्र का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों में विषय बन जाता था। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो यही भारत का इतिहास बन जाता था। ब्रिटिश भारत का इतिहास, भारत का नहीं, ब्रिटिश भारत का, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास की चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? मतलब वहाँ पे उन लोगों का इतिहास तो अंग्रेज लिख रहे हैं, भारत में जो गतिविधियाँ हैं, जो वहाँ का सामाजिक व्यवहार है, वो सब कुछ रह गया भाई उस काल में। कहाँ पे क्या हुआ था, कोई अच्छे लोग भी थे, कोई बढ़िया चीज़ें हो रही थी, वो सब रह गए इन लोगों के चक्कर में। आगे, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे।
इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसमें आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्वपूर्ण दिया जाता था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब गवर्नर जनरलों की जो तिथियाँ तिथियाँ कार्यकाल जो सब अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था वो हमारे लिए कद्दू भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अवधियाँ मतलब समय अंतराल पढ़ते हैं। देखो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी है। समझ रहे हो? स्कॉटलैंड का शास्त्री 1817 में, चलो हमें क्या लिखी होगी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों में इस कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? धर्म के नाम पर और उनके नाम पर बांटो कि मेरे कद्दू नहीं समझ आएगा किसी को भी। आगे इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? सही बात है, हम अलग अलग क्यों बांटते हैं? मतलब हम ये क्यों नहीं पढ़ लेते कि भाई साहब भारत में एक प्रधानमंत्री था और वो प्रधानमंत्री के बारे में आसपास पूछेगा कि उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था। लेकिन भाई साहब जब बहुत पहले पहुंच जाओगे ना तो पता लगेगा कि भारत में दशरथ का इलाक था, उसका राजा बेटा था राम नाम का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब हर बार प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेगा, कभी ना कभी जो है राजा महाराज पहुंचेंगे आगे। आप जैसे अब तुम सोचो राजा पे ही चलते रहो तो राजा से आगे जाओगे तो आपको अकबर भी मिलेगा। ठीक है, अकबर जैसा मुग़ल राज्य मिलेगा, फिर लोधी राज्य मिलेगा, अंग्रेज़ मिलेंगे, उसके बाद फिर ये जो आज का ये है जहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री करते हैं ये है। अब क्या हमेशा यही रहेगा? वो भी ज़रूरी नहीं है, आगे हो सकता है कुछ और भी हो। ठीक है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन हो जाए, आगे कुछ भी हो सकता है किसी देश में, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति शासन होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग अपनी ना हम लोग इतिहास पढ़ सकते हैं लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं पता। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? बता दिया। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की शख्सियतों, खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कहा मध्यकाल भारत, जहाँ पे हम लोग मुग़ल वगैरह पढ़ते हैं। प्राचीन काल भारत, जहाँ पे हम बहुत पुराने ज़माने के 2-2 3-3 हज़ार साल पहले का इतिहास पढ़ते हैं। और रहता है नया नया इतिहास, मतलब नया भारत, जहाँ पे हमें पढ़ते हैं कि आज का टाइम पे क्या चल रहा है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हर समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्वपूर्ण है। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, जहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल के रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था उल्टा। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्था और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों मिल वही है जो इतिहासकार इसके बारे में स्कॉटलैंड का जो था उसके किताब के बारे में बात हो रही है। मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके।
उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अच्छा जी, गधा था के दिमाग से। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब ये जो उल्लू का पट्टा था जिसने इतिहास लिखा था, मिल, इसके हिसाब से जो अंग्रेजी शासन था ना उसमें भारत ने तरक्की की थी, समझ रहे हो? कैसे कैसे गधे हैं, क्योंकि वो खुद अंग्रेज था साला, इसलिए उसके हिसाब से तो वही सही था। लेकिन अभी इतिहास जो है हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। कतई नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्या इतिहासकार ऐसी किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इस सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या आती है? मतलब कि ये बोल दिया कि अगर भाई साहब जैसे शासक अकबर है तो वो धर्म मुसलमान, वो पूरा युग जो है वो मुसलमानों का हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब शासक भारत में महाराणा प्रताप हुए थे तो अभी हिंदू मुसलमान जब भी थे हिंदू भी थे, तो वो पूरा समय हिंदुओं का नहीं था, जब भी दोनों ही लोग रहते थे। जब शासक मुगल हुए, अकबर हो गया और जहांगीर हो गए, तब भी वो पूरा जो काल था वो मुसलमानों का नहीं हुआ, हिंदू का भी रहा है। उसमें और भी बड़े बड़े महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े नामों का जिक्र बराबर चलता रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में बांटो तभी इसका जो है इतिहास बनेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अपना अपना महत्व बताओ कि अब क्या महत्व है, वो चलता रहता है। जैसे कि भले ही अकबर का शासनकाल बहुत फेमस हो, लेकिन भाई साहब बीरबल की अपनी बुद्धिमत्ता थी। तो अकबर जैसे शासनकाल में भी बीरबल के चर्चे थे और आज भी हैं। तो बीरबल कौन था? वो तो हिंदू था। और ऐसे ही माना जाता है कि जो वो थे महाराणा प्रताप, उनका जो सिपा सालार था, सिपा सलार यानी जो पूरी फौज का जो एक होता है ना कमांडर, चीफ कमांडर की, वो जो राजा जो हुक्म देगा वो चीफ कमांडर को देगा और चीफ कमांडर पूरी फौज को देगा, वही फौज करेगी। वो एक मुसलमान था, बताओ। तो वो अपने अपने काम के हिसाब से होता है, ठीक। आगे, अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों का जीवन और तौर तरीके कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मतलब प्राचीन टाइम पे भी ऐसा नहीं होता था। आप ये कहो कि नहीं सर, प्राचीन टाइम पे तो सारे हिंदू ही थे, मुसलमान तो थे ही नहीं, तो प्राचीन टाइम पे तो सारे सबका एक ही धर्म था, हिंदू हिंदू नहीं। वहाँ पे भी भाई साहब जो राम था उसका अलग मतलब धर्म था, और जो रावण बैठा हुआ उसका अलग धर्म था, उसके नियम अलग है, उसके नियम अलग है दोनों के। जो यहाँ पर हमारा क्या नाम था, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके नियम अलग थे, और मगध में बैठा धनानंद, उसके नियम अलग थे अपना राज्य चलाने के। उनका धर्म भले ही वो लोग एक ही बताते हों, लेकिन वो धर्म भी एक नहीं थे, और उनके पूरे नियम अलग थे। धनानंद के हिसाब से वो किसी भी ब्राह्मण को मार सकता है क्योंकि वो राजा है। लेकिन जो मगध वो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके हिसाब से वो उसका हिसाब से धर्म में जो है सबका मतलब बराबर वो समझा जाता था, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो सबके हिसाब से जो है उनका धर्म भी अलग अलग समय राजाओं के हिसाब से अलग अलग समय रहा है। लेकिन धर्म मतलब हमेशा से एक नहीं था, ठीक है। तो वो मध्यमा की सोच होती है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक कालखंडों में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास के इस खंडों में बांटने का ये समय भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता इसी आधुनिकता के ताकतों के विकास का युग। क्या है यार, ये तो बोरिंग के लग रहा है। आगे पढ़ता हूँ। क्या कह रहे हैं सर, आप ही बोरिंग हो गए, हमें क्या पढ़ाओगे? देखो, औपनिवेशक क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो कुछ समझते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो खत्म। देखो सबसे एंड में क्या लिखा है, तीसरी लाइन से पढ़ना, सबसे एंड में तीसरी लाइन से दिखा दूँ तो रुकना। ये यहाँ से, ये वाला, अरे यार ये वाली लाइन होना, यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। मतलब किसी तरह में किसी एक देश पे दूसरे देश का दबदबा हो जिसकी वजह से वो अपने राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक जो है बदलाव कर दे,
इसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में गया था, ठीक है, ऐसे ही आगे। बस यही पढ़ना होता है, आलतू फालतू क्या है। आप किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं जो उनको उस टाइम का लिखा हुआ उन्हें मिल जाए। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। हटाओ इसे, सब बोरिंग है। जो बोरिंग आता है तो हटा दे रहा है। चलो चलो चलो। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण मतलब होता है छानबीन करना इतिहास में। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है? देखो, अब अधिकृत रिकॉर्ड का जो किताबों में छपा हुआ है वो हमें मिल गया। अब जैसे किताबों में छपा हुआ है कि यहाँ पे लोग रहते थे, अब लेकिन हमें ये जानना है कि वो लोग जो रहते थे वो कहाँ से आए थे। तो भाई वो नहीं लिखा है उस किताब में, तो नहीं पता लगेगा, बात खत्म। आगे, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अरे जाने दो यार, आगे आगे आगे, चैप्टर ही खत्म हो गया। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन से। हाँ, कह रहा है सही और गलत बताओ। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। अच्छा सही बता ना, हिंदू मुस्लिम ईसाई में बांटा था क्या? अभी मैंने बताया था ना, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था ना। ईसाई कहाँ से घुसा दिया इनने? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला। सरकारी दस्तावेजों में हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। कमाल की बात है भाई। वो तो आम लोग क्या सोचते हैं ना, ये तो वहाँ जाके पता करो जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया चली हुई है। आप लोग सोचोगे ना, जैसे आप लोग सैड हो, एक बार सैड पे लाइक करो, सारी सैड ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो सरकारी दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं होता। कोर्ट में जाके आप ये नहीं सोच पाओगे कि आम लोग क्या सोचते हैं, कद्दू ने फ़र्क नहीं पड़ता। सही सही, गलत को गलत बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। अगले सवाल। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। ये सही है। सर्वेक्षण का मतलब था कि उन्होंने ये लगता था कि सबके लोगों के विचारों का जानना, कि भाई साहब क्या हो सकता है आगे हम लोगों के लिए, वो सब पता लगा। अगला क्वेश्चन, आइए विचार करें। ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन लग रहा है एक ही था। ये विचार करें। जेम्स मिल नहीं, फिर से यहाँ गिरा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है? जेम्स मिल वही था मिल जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश बांटा था। उसके हिसाब से ब्रिटिश बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे हिसाब से कद्दू अच्छे नहीं है, ठीक है। पर अपने हिसाब से लिख देना। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? कहाँ सुरक्षित रखा यार, हमें तो मिले ही नहीं, क्या सुरक्षित। ठीक है भैया, ये था इसका पूरा से पहला चैप्टर। देखो समझ में आया हो तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो और भी ठीक। बाकी इतना याद रखना, पहला चैप्टर सिर्फ ये पूछाएगा जेम्स मिल। ये नाम मतलब देखने को मिलेगा कि किसने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। और उससे क्वेश्चन आएंगे कि अगर बांटा था तो उसमें क्या समस्या थी। समस्या लिख दोगे आप लोग सीधी सीधी कि भाई साहब वो अंग्रेज़ का जना था, उसे ये हिसाब से था कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम है ना, वो मतलब बहुत पिछड़े हुए थे, और जो अंग्रेज़ थे वो उन्हें सुधार रहे थे। तो जबकि ये घटिया और बहुत गिरी हुई सोच थी उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। चैप्टर 1 कंप्लीट इन 33 मिनट्स ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। समझ में आ गया तो, नहीं आ गया हो तो भी कर देना, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है मैंने बता दिया। या तो पूछा जाएगा आप लोगों से जेम्स मिल की सोच, या पूछा जाएगा जेम्स मिल का इतिहास, ये वाला क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, या फिर पहले मान लो क्वेश्चन नंबर 1, या फिर क्वेश्चन नंबर 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट वीडियो में। इतिहास बोरिंग होता है यार।